नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है। इसका आज का पहला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है रेलवे के द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम जो कि आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ए स्थिति और वेग, बी स्थिति और समय, सी वेग और त्वरण और डी वेग और समय। दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारे गति के समीकरण है वो 3 समीकरण है। पहला समीकरण है जो हमारा है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इससे देखिए, जो हमारा गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, जो ये दर्शाता है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम को, ठीक है, वेग और वेलोसिटी, वेग प्लस टाइम को। और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा दर्शाता है पोजीशन यानी स्थिति, पोजीशन प्लस टाइम को, ठीक है। और जो तीसरा है वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दर्शाता है स्थिति यानी पोजीशन प्लस वेग को। तो आप इधर से फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा गति का पहला समीकरण है वो किसे दर्शाता है, वेग और समय को, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए कि गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो आप ये याद रखिएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ से हो जाएगा आपका पोजीशन और टाइम को। और अगर ऐसे ही पूछते गति का जो तीसरा समीकरण है वो किसको दर्शाता है, किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वो हो जाएगा स्थिति और वेग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि यानी कि साउंड निम्न में से क्या है। जो हमारी ध्वनि है, साउंड, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, सतही लहर यानी कि सरफेस वेव, सी है मैकेनिकल वेव, और थर्ड है ज्वारीय लहर, ठीक है। जो हमारी जो ध्वनि होती है वो होती है यांत्रिक लहर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल वेव। होता है क्या, जो हमारे ध्वनि है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि जो है नहीं चल सकती, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग, इस फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जो हमारी ध्वनि है वो हमारी होती है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और जो हमारी प्रकाश है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। इसको अब याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, प्रकाश में जो ये प्रो आ रहा है और अनुप्रस्थ में प्रो, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। और ये भी आप याद रखिए, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है, वह इस्पात में होती है, ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है, एसिटिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है या फिर ओम्प्टोटेनिक है, उभयधर्मी है। तो दोस्तों याद रखिए, जो हमारे एल्युमिनियम है ऑक्साइड में वो क्या करता है, अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से, दोनों से, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 न्यूटन का एक बल यानी 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होगा, जो हमारा कार्य है वो क्या होता है, W इक्वल टू बल इंटू डी, बल गुणा विस्थापन बट और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा दोनों के बीच का कोण दर्शाता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन F इंटू डी। अब यहाँ पर हमें W कार्य दे रखा है, 20 जूल कार्य करता है यानी कि 20 जूल। F भी दे रखा है, 20 न्यूटन का बल लगा रखा है, 20 न्यूटन, और डी डिस्टेंस यानी कि 2 मीटर विस्थापित कर देता है। तो यानी कि इससे का आंसर क्या आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 1/2,
यानी कि हमारा कॉस थीटा इजकल टू 1/2 आया। कॉस तो थीटा इजकल टू क्या जाएगा, 1/2 किसका होता है, कॉस थीटा 1/2 किसका होता है, 60 का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पता नहीं है तो याद रख लीजिएगा साइन कॉस टेन के 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू को, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। यानी इनमें से कौन सी धातु है जिसको हम केरोसिन में रखते हैं। यानी कि सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि देखिए जो सोडियम है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, जो कि बहुत अत्यधिक ज्वलनशील है। क्या है, उसकी जलने की जो अभिक्रिया है बहुत तेज है, वो वायु के संपर्क में आकर एकदम जल जाती है। तो इसलिए हमेशा केरोसिन में उसे डुबोए रखा जाता है ताकि वो वायु के संपर्क में ना आए और आग ना लगे। ठीक है, तो सोडियम को हमेशा केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो देखिए, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। त्वरण होता क्या है, त्वरण ए को हम अल्फा या ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण करते हैं। यानी कि यहाँ dv वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 से 10 हो जा रहा है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड का चेंज हो रहा है। 10 - 5 = 5, क्योंकि 5 से 10 हो जा रहा है। और हमारा जो समय दे रखा है, t = 5 सेकेंड। तो यानी कि त्वरण कितना हो जाएगा, a बराबर dv/dt से 5/5 यानी कि 1। अब आपको पता होगा कि जो हमारा त्वरण है उसका जो उसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 तो हमारा आ गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग संबंधित है। जो हमारा खैरा रोग है वो किससे संबंधित है। जो हमारा खैरा रोग होता है वो है धान से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, खैरा रोग किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन, थोड़ा मैं इसे डिस्क्राइब कर दूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब किसी वस्तु की क्या होती है, केवल अवस्था में चेंज होती है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, और उसके भौतिक गुण सेम रहते हैं, जैसे कि बर्फ का पानी बनना। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके गुण धर्म सब चेंज हो जाते हैं, गुणधर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का क्या हो गया, खट्टा होना, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा कुछ आपको मैं उदाहरण बताऊं रासायनिक परिवर्तन के, जैसे कि अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना, या भोजन, दूसरा है भोजन का पकना, भोजन का पकना, सांस लेना। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भोजन का, जो हम भोजन पचाते हैं, भोजन का पचना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये पिछले वर्ष आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एक सीरीज है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा मानव शरीर के किस हिस्से का रोग है। ये जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा है दोस्तों, ये है हमारे आई यानी कि आँख। इस रोग से हमारे आँख को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि आँख को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये मैं रोग से संबंधित एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको देखना है कि कौन सा टीका किस रोग के लिए है या फिर किस
रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।